हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम इतिहास की चर्चा कर रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को हमने प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू किया था और आज हम लोग देखेंगे गुप्त वाकाटक, जो दोनों समकालीन जो दोनों साम्राज्य हैं उनका उदय कैसे हुआ और इनका छत्तीसगढ़ में प्रभाव कैसे पड़ा, इन सब की चर्चा करेंगे। इसके पहले के क्लास में हमने क्या देखा था? मौर्य सातवाहन वंश के बारे में देखा था। हुआ क्या था, जब मौर्य सातवाहन वंश समाप्ति के ओर अग्रसर होते हैं, उसके पश्चात यहाँ पर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, जिसमें प्रमुख दो राज्य होते हैं। एक दक्षिण के क्षेत्र में, यहाँ मैप में देखिए, एक दक्षिण के क्षेत्र में वाकाटक, जो सातवाहन वंश समाप्त होता है उसके बाद, और दूसरा उत्तर की ओर गुप्त वंश। ये दो साम्राज्यों का उदय होता है, जिसमें गुप्त साम्राज्य का राजधानी कौन सा होता है? पाटलिपुत्र, और वाकाटक वंश का नंदीवर्धन के आसपास ये अपनी राजधानी बनाते हैं। तीसरा एक राजवंश और रहता है जो इनके लिए हमेशा परेशानी का सबब बना रहता है, वह है पश्चिम क्षत्रप, जिसे शक राजा के नाम से जानते हैं। शक, यहाँ पर पश्चिम की ओर गुजरात के क्षेत्र में शक राजा हुआ करते थे, जो इनके लिए हमेशा परेशानी का सबब बना रहा करते थे। तो हम यहां पर देखेंगे पहले गुप्त वंश के बारे में, उसके बाद वाकाटक वंश के बारे में। गुप्त वंश के पहले जो राजा होते हैं उनका नाम होता है श्रीगुप्त, जो इस वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो वंशावली है आगे बढ़ती है और आखिरी जो स्कंदगुप्त होते हैं, ये इनके प्रमुख राजा होते हैं। इनके बाद जो राजा आते हैं वो उतने शक्तिशाली नहीं होते और इस वंश को संभाल कर नहीं रख पाते और ये वंश समाप्त हो जाता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं श्रीगुप्त के साथ। श्रीगुप्त जो है यहाँ पर इस वंश की स्थापना करते हैं, जैसे मैंने बताया था। दूसरा, जो श्रीगुप्त हैं उनके बाद इनका पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच का काल जो है बहुत ही छोटा होता है और श्रीगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वह यह मिलती है कि इस समय इन्होंने 275 ईस्वी में यहाँ से गुप्त वंश की शुरुआत की थी। और जो गुप्त वंश है, जैसे मौर्य एक वंश था जिसने पूरे भारत को, आप देखेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के क्षेत्र तक फैला था, वैसे ही ये गुप्त वंश भी था जो पूरे भारतवर्ष में मुख्य जितने स्थान थे वहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा था। इस कारण से यह वंश स्वर्ण युग या स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम इतिहास में दर्ज भी कराता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, गुप्त काल का भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। स्वर्णिम युग भी इसे गुप्त वंश का कहा गया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त के बाद जैसे मैंने बताया घटोत्कच आता है और घटोत्कच का जो समय काल है वह बहुत छोटा होता है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद जो राजा आता है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 ईस्वी में यहाँ पर साम्राज्य को संभालता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखें तो यह सबसे महत्वाकांक्षी राजा होता है। इसने सबसे प्रमुख जो अपना कार्य किया, साम्राज्य विस्तार पर किया। साम्राज्य विस्तार इसने किया था, जिसमें हम देखते हैं कि इसने साम्राज्य विस्तार करने के कारण इसे एक उपाधि मिलती है जिसको बोलते हैं महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि यह ग्रहण करता है। और चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय दोनों अलग अलग है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या बता रहा हूं मैं? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम अपने पड़ोसी राज्य नेपाल के राजा लिच्छवी नरेश की पुत्री, जिसका नाम होता है कुमार देवी के साथ यह विवाह करता है। और इसके बारे में एक सिक्का निकलता है। यह जो सिक्का देख रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का सिक्का है, यह सिक्का जारी करता है इनका पुत्र समुद्रगुप्त जो है इनका एक सोने का सिक्का भी जारी करता है। अच्छा, इसके काल में या पूरे गुप्त वंश में आपको बहुत से सिक्के मिलेंगे, बहुत से सोना चांदी इस तरह के बहुत से सिक्के इन्होंने जारी किए थे, जिसमें राजाओं के बारे में कुछ न कुछ चित्रण आपको देखने मिलता है और इन्हीं से इनकी जानकारी भी, इस वंश की भी जानकारी मिलती है। इस कारण से भी इसे स्वर्ण काल कहा गया है। दूसरा जो राजा आता है इसके बाद वह आता है समुद्रगुप्त के बारे में तो जितनी बातें कही जाए कम है, क्योंकि यह अगर अपने पिता जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनके मार्ग को आगे बढ़ाता है या उनके वंश को आगे बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त का शासन विस्तार आप देखेंगे तो भारत में
यह उत्तर में पाटलिपुत्र से लेकर जहां पर इनकी राजधानी होती है, दक्षिण के कांचीपुरम तक यह अपना साम्राज्य विस्तार करता है। और करीबन कहा जाता है कि इसने दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का दक्षिण कोसल भी था। इस कारण से इसे वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी बोला था। भारत का नेपोलियन, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको ध्यान रखेंगे। इसकी चर्चा अधिकतर हम भारतीय इतिहास में ज़्यादा करते हैं, परंतु आपको अगर वंशावली क्लियर ना हो तो आप जो छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव पड़ता है उसे नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए थोड़ा भारतीय इतिहास को लेते हुए या भारतीय इतिहास में जो गुप्त वंश की चर्चा होती है उसको भी लेते हुए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि वीए स्मिथ ने इसे क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा। और जैसे मैंने बताया था कि 12 दक्षिण के राजाओं को यह पराजित करता है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी होता है। छत्तीसगढ़ को जो आसपास के जंगल के क्षेत्र हैं उसे कहा जाता था उस समय अतिविका राज्य। अतिविका राज्य का अर्थ होता है वन प्रदेश। तो वन प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ जैसे जानते हैं, आज भी बस्तर के क्षेत्र में चले जाइए तो आपको जंगल देखने मिलते हैं। तो अतिविका राज्यों पर विजय पाता है और आगे चलते हुए यह कलिंग विजय की ओर आगे बढ़ता है। इस दक्षिण अभियान में जब यह निकलता है तो इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है वीरसेन। तो वीरसेन की सहायता से यह दक्षिण अभियान में निकलता है। और इस दक्षिणापथ जो अभियान है इसके बारे में चर्चा की गई है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी अगर पूछा जाए तो हरिसेन, जो इनका दरबारी कवि होता है। हरिसेन, इसका नाम याद रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाला था इसका दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी, यह आपको कहाँ मिलेगी? इलाहाबाद में। उस प्रयाग प्रशस्ति में राजा के विजय अभियानों का और उसकी प्रशंसा की गई है, जिसमें यहाँ के दक्षिण कोसल के अभियान को भी बताया गया है। और 2 राजाओं का नाम यहाँ पर प्रमुखता बताया गया है। तो 2 राजा कौन कौन से उस समय थे? एक तो कोसल के राजा, दक्षिण कोसल के जो राजा होते थे उनका नाम था महेंद्र, और दूसरा जो इन्होंने जिस पर विजय हासिल की वह थे महाकांतर, जो वर्तमान में आप जानते हैं बस्तर के नाम से। उस महाकांतर के राजा व्याघ्रराजा। तो ये 2 राजाओं पर ये विजय पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो व्याघ्रराज है वो कौन से राजा थे? ये नल वंश के राजा थे। जब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, वहां पर इनकी जानकारी हम लेंगे। तो यहां पर मैंने क्या बताया? दक्षिण कोसल के बारे में और महाकांतर के बारे में। इनके बारे में दूसरी जानकारी यह मिलती है कि जब ये कलिंग विजय, जैसे मैं बताया कि दक्षिण अभियान पे निकले थे, तो कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जिसे जानते हैं, उस अभियान को, उस वहां के राजवंश को जीतने के लिए जब निकलते हैं, तो जब कलिंग विजय से वापस आते रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में जैसे आप जानते हैं एक महासमुंद जिला है। महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ का एक महासमुंद जिला है। उस क्षेत्र में कुछ समय के लिए रुकते हैं और जो वहाँ के ग्रामीण रहते हैं वो समुद्रगुप्त से सहायता मांगने आते हैं। अब सहायता क्यों मांगते हैं? क्योंकि उस समय उस गांव में या उस क्षेत्र में बहुत ही अकाल सूखा पड़ा रहता है, जिसके कारण ये समुद्रगुप्त से सहायता मांगते हैं। और समुद्रगुप्त क्या करता है? यहां पर बड़े बड़े तालाबों को निर्माण करता है, समुद्र की तरह विशाल हुआ करते थे, जिस कारण से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ता है? महासमुद्र। पहले इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ता है? महासमुद्र। महासमुद्र। तो महासमुद्र इस क्षेत्र का नाम पड़ता है और बाद में यही नाम जो है परिवर्तित होकर आज के टाइम में आप क्या देखते हैं? महासमुंद। तो यहां से आप महासमुंद नाम पढ़ने की भी जानकारी समुद्रगुप्त के विजय अभियानों में देख सकते हैं। दूसरी जानकारी यह मिलती है कि राजिम के निकट एक कोपरा ग्राम है, कोपरा ग्राम। वहां पर जब समुद्रगुप्त व्याघ्रराज को पराजित करके वापस आ रहे होंगे तो उनकी पत्नी, जिनका नाम होता है रूपा के निवास की जानकारी मिलती है कोपरा ग्राम से। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज कि समुद्रगुप्त के अगर आप सिक्कों को देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि इनकी सबसे अधिक जानकारी किसमें मिलती है? सिक्कों से। तो इनके जो इन्होंने जारी किए थे, अपने सिक्के जारी किए थे, उसमें इनका जो संगीत प्रेम है, संगीत के प्रति जो इनकी भावना थी, वह इनके सिक्कों में दिखती है। और एक जो सिक्का मिलता है उसमें वीणा बजाते हुए इनकी जानकारी मिलती है, वीणा बजाते हुए, दर्शाते हुए उनके सिक्कों में दिखाया गया है। तो ये जानकारी कहां से मिली हमको? सिक्कों से। तो ये बातें हो गई समुद्रगुप्त के बारे में। एक जो प्रश्न आया था CGPSC 2017 में,
इसको आप ध्यान देंगे क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दूंगा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था। कौशल के शासक, जब समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान पर निकला था तो कौशल का जो राजा था वह कौन था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल या इनमें से कोई नहीं? तो अभी जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि उस समय जो दक्षिण कौशल या महाकौशल का जो राजा होता है उसका नाम क्या है? महेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उस समय कौशल के राजा कौन थे? महेंद्र थे। अब इसको बीच में बताने का मतलब क्यों था? कई बार जो कई पुस्तकों में हमें देखने मिलता है कि महेंद्र को महेंद्र सेन लिखा गया है और वाकाटक वंश से संबंधित दिखाया गया है, परंतु आपको बता दूं मैं कि महेंद्र जो है वाकाटक वंश से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि जो महेंद्र है राज श्री तुल्य वंश है, वहां पर कुछ इनकी जानकारी मिली है मगर वो भी क्लियर नहीं है, यानी उसके बारे में जानकारी उतनी उपलब्ध नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि महेंद्र जो है उनका राजवंश अज्ञात था। तो कभी अगर क्वेश्चन आगे बना कि महेंद्र जो है किस राजवंश से बिलोंग करते हैं, किस राजवंश से थे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम उस समय ज्ञात नहीं था या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो सकता है। आप ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में ये सब जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य राजा आता है उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम आपने देखा और चंद्रगुप्त द्वितीय। इस चंद्रगुप्त द्वितीय को जो उपाधि मिली हुई थी उसका नाम है विक्रमादित्य। क्या उपाधि? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि यह धारण करता है और इसके काल में जो नवरत्न होते हैं, नवरत्नों में सबसे जो प्रमुख होता है नवरत्न, उसका नाम है कालिदास। कालिदास की चर्चा हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी जो है वहां पर कालिदास ने कुछ समय यहां पर गुजारा था और रामगढ़ की पहाड़ी में बैठकर इन्होंने लिखा था मेघदूतम। मेघदूतम यहां पर देख लीजिए, रामगढ़ की पहाड़ी में इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? मेघदूतम। जिस कारण से सरगुजा की पहाड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध है और कालिदास के बारे में वहां पर आप जाएंगे तो इनका कुटिया, आश्रम, गुफा ये सब देख सकते हैं। दूसरी जो जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यहां पर अपनी पुत्री जिसका नाम होता है प्रभावती का विवाह यह कराता है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ। अब होता क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय पहले तो अपना विवाह करता है एक नागवंश की रानी कुबेर नागा से विवाह करता है, उसकी पुत्री होती है प्रभावती। अब जैसे कि अगर आप मैप में देखें यहां पर गुप्त वंश का शासन किधर दिख रहा है आपको? उत्तर की ओर, और दक्षिण में किसका शासन दिख रहा है? वाकाटक वंश का। तो यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य जी ने यहां पर दिमाग लगाया कि अगर मैं वाकाटक वंश के साथ वैवाहिक संबंध बना लेता हूं या मित्रता कर लेता हूं तो मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा और मेरा शासन विस्तार जो है दक्षिण के क्षेत्र में फैल जाएगा। और दूसरा कारण ये एक चीज और होता है कि यहां वेस्टर्न क्षत्रप या पश्चिम क्षत्रप जो है वहां पर राजपाट होता है शक राजाओं का, और शक राजा जो है यहां पर हमेशा आक्रमण करते रहा करते थे, जिस कारण से भी यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनके साथ एक वैवाहिक संबंध बनाता है। किसके साथ? वाकाटक नरेश के साथ, और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे करता है? रुद्रसेन द्वितीय के साथ। इसके काल में एक चीनी यात्री भी आता है जिसकी पुस्तकों में आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। वह चीनी यात्री कौन है? फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोनों आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है, कोई भी अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह फाहियान यहां पर यात्रा के लिए आता है, जिस पर आधारित एक प्रश्न भी हम देखते हैं। भारतीय यात्रा में जब फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, वह कहां स्थित है? ये जस्ट इसी साल सीजीपीएससी के 2019 के प्रश्न पत्र में आया था। उज्जैन, कौशाम्बी, ताम्रलिप्त या पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जो अस्पताल के बारे में जो वर्णन किया फाहियान ने जब यहां पर यात्रा किया होगा, तो जिस अस्पताल के बारे में वर्णन किया वह अस्पताल था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि यहां पर एक अस्पताल हुआ करता था। इस गुप्त वंश के बारे में आपको छत्तीसगढ़ में बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे।
जैसे मैंने बताया था कि सिक्के जो हैं इनके सबसे बड़े साक्ष्यों का स्रोत हुआ करते थे, जहां पर हम देखते हैं कि रायपुर में दो जगह, रायपुर में एक तो पिटाई वल्दग्राम और दूसरा जो है खैरताल, इन दो जगहों से सिक्के प्राप्त हुए हैं। जिसमें पिटाई वल्दग्राम जो है वहां से 40 सिक्के मिले हैं, जिसमें दो राजाओं के बारे में, एक तो महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य, दो राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। दूसरा जो खैरताल जो रायपुर के निकट है, वहां पर महेंद्रादित्य के नाम से 54 सिक्के हैं, 54 इनके नाम से अंकित सिक्के मिले हैं। तीसरा जो जगह है वह है दुर्ग का बानाबरत। बानाबरत से टोटल आपके 20 सिक्के मिले हैं, कुल 20 सिक्के मिले हैं, जिसमें 9 सिक्कों में राजाओं के नाम अंकित है, जहां पर एक कांच का सिक्का, कांच गुप्त का एक सिक्का, एक समुद्रगुप्त का और 7 सिक्के मिले हैं चंद्रगुप्त में। जिसमें एक जो कांच बोला गया है, पुस्तकों में आप देखते हैं कि एक कांच नाम मिलेगा, उस कांच गुप्त जो है वो किस राजा को बता रहा है, तो वो राजा जो थे वह था रामगुप्त। रामगुप्त। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, रामगुप्त के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये कौन सा राजा था? तो ये मैं बताना चाहूंगा कि समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, एक तो होता है रामगुप्त और एक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहां पर बड़ा बेटा होता है रामगुप्त, ये शासन संभालने में बहुत कमजोर होता है, शासन संभालने में कमजोर होता है और पश्चिम के क्षेत्र में, जैसे मैंने बताया था, शक राजाओं का आक्रमण यहां पर गुप्त वंश में होते रहता था। यहां पर मैप में देखिए, मैं बताया था कि शक राजाओं का आक्रमण यहां पर गुप्त वंश में होते रहा करता था, जिस कारण से जो शक राजा यहां पर विजय हमेशा हासिल कर लेते थे। और उस समय जो शासन होता है वह होता है रामगुप्त का, रामगुप्त का यहां पर शासन होता है। तो रामगुप्त जो है इन शक राजाओं को रोकने में असक्षम होता है और इसकी पत्नी जो है ध्रुवा देवी उसे शक राजाओं को सौंप देता है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक जो रामगुप्त है यहां पर शासन को संभाल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा राजपाट को संभाल लिया जाता है और रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन में आता है तो इनकी पत्नी जो होती है रामगुप्त की जो पत्नी होती है ध्रुवा देवी, उसे यह शक राजाओं से छुड़ाकर लेकर आता है और अपने शासन व्यवस्था को संभालता है। तो ये उसी रामगुप्त के बारे में यहां पर चर्चा की गई है और कांच नाम रामगुप्त का ही है। दूसरी जो जानकारी मिलती है दो राजाओं के बारे में मिलती है यहाँ के सिक्कों में, एक तो है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका एक धनुर्धारी धनुष पकड़ा हुआ एक सिक्का मिलता है खरसिया से, और दूसरा जो आरंग से, रायपुर के निकट जो आरंग है वहां से मिलता है कुमारगुप्त का रजत जड़ित तांबे का सिक्का। रजत जड़ित तांबे का सिक्का किसका मिला? कुमारगुप्त का। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, सिक्कों से तो बहुत सारी जानकारी मिल गई, दो राजाओं के बारे में भी और जो अलग अलग क्षेत्र हैं इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी जो जानकारी मिलती है, जो साक्ष्य मिलते हैं, वह मिलते हैं मंदिरों के। इसमें प्रमुख जो मंदिर है, एक है आपका दशावतार विष्णु मंदिर, जो रायगढ़ जिले में एक खंडित प्रतिमा इसकी मिली है। दूसरा जो मिला है पुजारी पाली नाम का जगह में, पुजारी पाली जो है इस काल का प्रमुख जगह हुआ करता था, मंदिर हुआ करते थे यहाँ पर बहुत सारे, जो मिलेगा आपको रायगढ़ में। रायगढ़ में दो जगह है, पुजारी पाली और जहाँ से एक दूसरा जगह कौन सा, दशावतार की एक मूर्ति मिली है। तो पुजारी पाली यह नाम क्यों पड़ा? इसका पहले नाम हुआ करता था शशिनगर। इसका नाम पहले पुजारी पाली नहीं था, इसका नाम था पहले शशिनगर। शशिनगर का नाम परिवर्तित कब हुआ? जब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पुजारियों का निवास हुआ, इस क्षेत्र में बहुत सारे पुजारी जब आकर निवास किए तो इस क्षेत्र का नाम पड़ता है पुजारी पाली, जिस कारण से यहाँ पर बहुत सारे देवालय और मंदिर मिलते हैं। और ये माना जाता है कि ये 6वीं और 5वीं शताब्दी जब गुप्त काल का समय रहा होगा उस काल के ही मंदिर थे। एक सिक्का भी मिलता है इस समय का, जिसमें एक ओर राजा और दूसरी ओर माता लक्ष्मी जी का अंकन है। एक जो सिक्का है उसमें माता लक्ष्मी का अंकन होने के कारण यह अनुमानित लगाया जाता है कि वैष्णव धर्म को यह मानते रहे होंगे, विष्णु जी की पूजा करते रहे होंगे। किससे पता चला? यह सिक्कों से। तो यहां पर हम दो साक्ष्य देखा,
देखा था हमने, एक तो सिक्के हैं और दूसरे पूजा स्थल। इस प्रकार हम देख लिए कि जो इनके इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो राजा हैं जिनका छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय तक ही हैं। इनके बाद कोई ऐसा बड़ा राजा नहीं है जिसके बारे में हम छत्तीसगढ़ में चर्चा करें। इसके बाद के जो राजाओं का प्रभाव है, ये इसकी चर्चा जो होती है या भारतीय इतिहास में ज़्यादा की जाती है, उसका हम भारतीय इतिहास में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो राजवंश आता है इसके समकालीन, जैसे मैंने बताया था, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश 250 ईस्वी में, 250 से लेकर 500 ईस्वी तक इनका शासन होता है। वाकाटक वंश का जो पहला राजा होता है उसका नाम होता है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति इस राज्य या इस राजवंश का संस्थापक होता है। और इसका नाम विंध्य शक्ति क्यों पड़ा? क्योंकि विंध्य शक्ति इसलिए क्योंकि विंध्यांचल का जो क्षेत्र है या वहाँ के जो राजाओं को यह जीत चुका था, जिस कारण से इसका नाम पड़ता है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, आगे जो वंशावली है इनकी बढ़ते जाती है। और इसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे उसमें प्रमुख राजाओं के, इनमें एक दो ही राजा हैं उनकी ही चर्चा होती है, बाकी राजाओं की चर्चा हम नहीं करते। तो हम देखते हैं पहला राजा कौन सा होगा, प्रवरसेन। प्रवरसेन को कहा जाता है इसका वास्तविक संस्थापक। विंध्य शक्ति ने तो शुरुआत की थी वंश की, बट आपको क्वेश्चन आएगा अगर वास्तविक संस्थापक कौन है तो प्रवरसेन। प्रवरसेन को माना जाता है वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक। इसने दक्षिण में दक्कन के क्षेत्र को भी जीता था और विदर्भ का, जो महाराष्ट्र में जानते हैं विदर्भ का क्षेत्र, उस क्षेत्र में भी अपने साम्राज्य को फैला लिया था। इसके जो दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है गौतमी पुत्र, दूसरे का नाम होता है सर्वसेन। तो इसके काल में ही इनके दो पुत्रों को ही साम्राज्य बांट दिया जाता है, जिसमें एक क्षेत्र जो है उसे नंदीवर्धन शाखा के नाम से जानते हैं और दूसरी जो क्षेत्र है वह है वत्सगुल्मा। यहाँ पर देखेंगे आप, नंदीवर्धन शाखा और वत्सगुल्मा शाखा। तो जो नंदीवर्धन शाखा है वह कौन सा क्षेत्र हुआ करता था? यह था नागपुर का क्षेत्र। नंदीवर्धन शाखा कौन सा था? नागपुर का क्षेत्र। और यहीं के जो राजा थे उनका ही प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो नंदीवर्धन शाखा का गौतमी पुत्र जो है यहाँ का राजा बनता है। और जब नंदीवर्धन शाखा में जब शासकों का आगे राजपाट बढ़ता है तो एक जो राजा आते हैं उनका नाम है पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम, और पृथ्वीसेन प्रथम का ही जो पुत्र होता है रुद्रसेन। रुद्रसेन, रुद्रसेन के साथ ही विवाह होता है किसका? प्रभावती का। जैसे आपने गुप्त वंश को पढ़ा होगा तो इसीलिए कहा जाता है समकालीन है। तो दोनों राजाओं के बारे में एक साथ पढ़ेंगे तभी समझ में आता है। तो क्या बताया मैंने? पृथ्वीसेन का प्रथम पुत्र होता है रुद्रसेन द्वितीय, जो उत्तराधिकारी होता है उसके साथ विवाह होता है प्रभावती का, जो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री होती है। प्रभावती के विवाह होने के पश्चात कुछ ही समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और जब यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो अप्रत्यक्ष रूप से किसका शासन हो जाएगा? ये बेटी किसकी है? प्रभावती, गुप्त वंश के राजा की। तो अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय का भी प्रभाव यहाँ बढ़ जाता है और वाकाटक वंश कहीं ना कहीं यहाँ पर क्षीण हो जाता है। पृथ्वीसेन प्रथम के बाद जो प्रमुख राजा आते हैं जिनका छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे इनकी जानकारी भी मिलती है, वो है नरेंद्र सेन, जो 440 ईस्वी में शासन संभालते हैं। नरेंद्र सेन के बारे में प्रॉब्लम, यहाँ पर इनकी कठिनाई इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर भाइयों के साथ इनकी बहुत सारी लड़ाई होती है, जिसे गृह युद्ध का भी नाम दिया जाता है। फिर भी ये अपने राज्य को बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं और अपने साम्राज्य को एकत्रित करते हैं। इनके काल में एक राजा होता है नल वंश का राजा, जो नंदीवर्धन पर आक्रमण करता है। और वह नल वंश का राजा कौन है? भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन जो है नल वंश का राजा होता है। इसके द्वारा नंदीवर्धन जो वर्तमान नागपुर का जो क्षेत्र है वहां पर आक्रमण किया जाता है और यहाँ की राजधानी को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है। और यह सब बातें आपको किस में देखने मिलेगी? एक अभिलेख है, वो अभिलेख के नाम आप नल वंश के टाइम भी पढ़ेंगे और अभी भी बता रहा हूं, उसका नाम है अभिलेख का रिद्धिपुर अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख में नल वंश के इस अर्थपट्टी भट्टारक के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो राजा होता है, इसका जो पुत्र आता है नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय।
पृथ्वीसेन द्वितीय के द्वारा नल वंश के राजाओं पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है, क्योंकि पहले तो नल वंश के राजाओं ने यहां पर आक्रमण किया था। अब उसका बदला कौन लेगा? तो यह बदला तो लेगा नरेंद्र सेन का बेटा। तो नरेंद्र सेन का बेटा कौन होता है, पुत्र कौन होता है? पृथ्वीसेन द्वितीय, जो नल वंश के राजा अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण करता है और उसके राजधानी को बिल्कुल तहस नहस करके अपना साम्राज्य वहां तक विस्तार कर लेता है। इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि पृथ्वीसेन द्वितीय का जो छत्तीसगढ़ में प्रभाव हमें देखने मिला। और कौन से अभिलेख से? केसरी बेड़ा अभिलेख। केसरी बेड़ा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद इनका जो लास्ट राजा होता है, आखिरी जो राजा है, उसका नाम है हरिसेन। हरिसेन जो वत्सगुल्मा वंश का आखिरी शासक है। जैसे मैंने दो वंश बताया था, एक तो नंदीवर्धन और दूसरा वत्सगुल्मा। तो नंदीवर्धन तो समाप्त हो जाता है, एक वत्सगुल्मा ही बचता है जिसका आखिरी राजा होता है हरिसेन, या बोला जाए वाकाटक वंश का भी आखिरी राजा हरिसेन होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गुप्त वंश और वाकाटक वंश की हमने चर्चा कर ली। इसके बाद हम आगे देखेंगे जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमने पूरा देख लिया है कि जो भारतीय राजवंश है उसमें मुख्य जो है मौर्य, सातवाहन और गुप्त और वाकाटक, जिनकी ही चर्चा हम यहाँ छत्तीसगढ़ के परिक्षेप में देखते हैं। इसके बाद जितनी चर्चा होगी वह कौन सी होगी? छत्तीसगढ़ के राजवंश की। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इतिहास के जो कोर्स हैं, आप डेमो कोर्स हमारे ऐप में, यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, इन 3 जगहों पर देख सकते हैं। आप यूट्यूब का चैनल अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हमारे जो वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उनकी जानकारी या नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। फेसबुक को भी फॉलो करके रखिए, वहाँ पर भी हम जो अपनी प्रमुख जानकारियाँ हैं उसे शेयर करते रहते हैं। और एडुऑन में, एडुऑन का जो ऐप है वहाँ पर हमने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। और आप ये हमारा कोर्स छत्तीसगढ़ का इतिहास और अन्य जो विषय हैं जिसमें हमारा भूगोल है, पॉलिटी है, इन सब विषयों का कोर्स वहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, तो आप वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।